नमस्ते। वेलकम टू दी आयुर्वेदा लैंड। आज हम क्रैश कोर्स सीरीज की वीडियो में शल्य तंत्र में पेपर 2 का पॉइंट थर्ड डिजीज ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, जो पार्ट बी में दे रखा है पेपर 2 में, उसे कवर करने वाले हैं। डिजीज ऑफ पेनक्रियाज के लिए आपको थोड़ी बहुत एनेटमी पता होनी चाहिए पेनक्रियाज की। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं पेनक्रियाज की एनेटमी का। क्या बोला गया है? द पेनक्रियाज इज एन एब्डोमिनल ग्लैंडुलर ऑर्गन विद डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन। यहाँ क्या बता रखा है कि ये एब्डोमेन का ये ग्लैंडुलर ऑर्गन है जिसके पास कैसे फंक्शंस है, एक डाइजेस्टिव फंक्शन भी है, एक हार्मोनल फंक्शन भी है। ये डाइजेस्टिव की तरह भी एक्ट कर रहा है, मतलब डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, और हार्मोनल फंक्शन मतलब एज एन हार्मोन सिक्रीट करवा रहा है। एंडोक्राइनल फंक्शन जो है वो भी ये करता है। तो इसके दो फंक्शंस बता रखे हैं कि एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट कर रहा है और एंडोक्राइन की तरह भी ये एक्ट कर रहा है, ऐसा कहा गया है। शेप की अगर बात करी जाए तो शेप क्या बोली है? जे शेप्ड एंड फ्लैटेंड ऑर्गन। कि क्या इसकी जो शेप होती है ना वो जे शेप होती है और ये फ्लैटेंड ऑर्गन है, ऐसा कहा गया है। वेट की बात करिए तो 90 ग्राम इसका वेट होता है। और इसके बारे में बोला है कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल में लेयर एक ऊपर से कवर करती है उससे बाहर की तरफ ही रहता है। एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर बात करी जाए तो एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में ये लोकेट करेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये हमने बनाया, यहाँ पे हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, यहाँ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो इसकी लोकेशन यहाँ बता रखी है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में और एपिगैस्ट्रियम में। तो ये हमारा पेनक्रियास की लोकेशन है, ऐसा कह रखा है। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी, टेल। ये चार तो हैं, इनके साथ मतलब कि इसके एक्स्ट्रा जो एक बता रखा है वो है यूनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, यूनसिनेट प्रोसेस इन्होंने बताया। डक्ट की बात करी जाए तो पेनक्रियास इज ड्रेन बाय 2 डक्ट्स। इसमें 2 डक्ट्स हैं मेनली, द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन एंड द असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके, आगे देखते हैं। सिक्रीशन इनटू द ड्यूडेनम आर कंट्रोल्ड बाय अ मस्कुलर वॉल, द स्पिंचर ऑफ ओडाई। यहाँ पे क्या बोला है, जो पेनक्रियास की सिक्रेशन है उसको ड्यूडेनम में जब वो छोड़ रहा है या ड्रेन कर रहा है ना, तो उसको कंट्रोल करा जाता है एक मस्कुलर वॉल्व के थ्रू। उसको हम क्या कहते हैं? स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, अगर बात करी जाए इसकी वस्कुलेचर की, मतलब कौन सी आर्टरी से सप्लाई कर रही है, कौन सी से वेन सप्लाई कर रही है, तो देखते हैं। पेनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी की पेनक्रियाटिक ब्रांच जो है वो इसको सप्लाई कर रही है, मतलब ब्लड भेज रही है इसके पास। लेकिन ब्लड लेकर कौन आ रही है? पैनक्रियाटिक वेन एक तो, और एक सुपीरियर मिजेंट्रिक ब्रांच ऑफ द हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन की सुपीरियर मिजेंट्रिक ब्रांच क्या है? ब्लड को लेकर आ रही है वहां से। तो कौन सी वीनस ड्रेनेज है वो हमने देख ली, और क्या आर्टेरियल सप्लाई है वो भी हमने यहाँ देख ली। अगर बात करी जाए नर्व सप्लाई की, नर्व कौन सी सप्लाई करती है? वेगस कह सकते हैं, या पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स जो है यहाँ सप्लाई करती है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं पेनक्रियास का। देखिए, ये पेनक्रियास का डायग्राम है। यहाँ पे आपको बाइल डक्ट दिख रही है जो यहाँ पे आके मिलती है साथ में। ठीक है, और यहाँ से देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट भी जा रही है। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है हमारी। और ये जो हमारा ये ब्राउन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? पेनक्रियाज है। ठीक है, हेड किस साइड दिखा रखा है ये आपको मैं दूसरे डायग्राम में दिखाती हूँ। आपको वैसे जे शेप दिख ही रहा होगा कि जे शेप बन रखा है और फ्लैटेंड है थोड़ा सा। ठीक है, हम दूसरी इमेज देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसका हेड पार्ट ये होता है। ठीक है, नेक पार्ट दिखा रखा है, उसके बाद बॉडी भी दिखा रखी है, और टेल पार्ट लास्ट में दिखा रखा है। मेनली जो टेल पार्ट है ना वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ऐसा कहा गया है। और ये यूनसिनेट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पेनक्रियास की एनाटमी है वो इजीली आ गई होगी। यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से आर्टरीज जो जा रही हैं वो दिखा रखी है, कि ये देखिए असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसमें थी। ठीक है, वो ये आ रही है, देखिए। ठीक है, और ये असेसरी है। ठीक है, और यहाँ से ये हमें यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है? आके ड्रेन करती है। वो स्पिंचर ऑफ ओडाई जो कि ड्रेनेज के लिए जब ड्रेन करते हैं तो मस्कुलर वाल्व होता है, वो यहाँ पे रहता है, जिसको हमने स्पिंचर ऑफ ओडाई नाम दे रखा है, वो बता रखा है। और कहाँ पे आके ड्रेन कर रही है? ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जे शेप आपको देखने को मिल गया।
ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। यहाँ पे हमारा लीवर होता है, ये स्टमक है, स्टमक के साइड में यहाँ पे लगा होता है ये हमारा, इधर देखिए लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर दिखा रखा है, और स्टमक के जस्ट साइड में हमें ये थोड़ा सा नीचे की साइड में क्या दिखा रखा है, पेनक्रियाज दिखा रखे हैं। तो हमने एनाटमी देख ली, आगे चलते हैं। अब हम डिजीज को उठाते हैं एक एक करके। सबसे पहले पेनक्रिएटाइटिस। ठीक है, पेनक्रिएटाइटिस क्या होता है? पेनक्रिएटाइटिस में बोल रखा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड पैरेन्काइमा ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास में ना इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, वही एक तरीके से पेनक्रिएटाइटिस है। आइटिस मीन्स वही तो होता है, इन्फ्लामेशन। तो पेनक्रिएटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड पैरेन्काइमा ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास के जो पैरेन्काइमा ग्लैंड है उनमें क्या होना, इन्फ्लामेशन होना। For clinical purpose, it is useful to divide pancreatitis into acute, which present as an emergency, and chronic, which is prolonged and frequently lifelong disorder resulting from the development of fibrosis within the pancreas. देखिए क्या बोला गया है, क्लिनिकल पर्पज से ना पेनक्रियाटाइटिस को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। वन इज एक्यूट एंड अनदर वन इज क्रॉनिक। एक्यूट तो वो होते हैं जो एकदम से इमरजेंसी केसेस नहीं आते कि पेनक्रियाज में कुछ दिक्कत होगी, दैट्स वाई, तो वो तो एक्यूट स्टेज हमारी इमरजेंसी को दिखाती है। लेकिन क्रॉनिक मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोलॉन्ग, लंबे टाइम से चली आ रही है, लाइफ लॉन्ग कोई डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है पेनक्रियाज की डेवलपमेंट के टाइम पे कह सकते हैं फाइब्रोसिस हो गया उस एरिया पेनक्रियाज के अंदर। तो तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट इश्यू होते हैं, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, वो क्रॉनिक के अंदर हमने डाल दिए। तो हमने पेनक्रेटाइटिस के दो टाइप देखे, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, अब हम इनको साथ साथ देखते हुए पढ़ेंगे कि क्या बोल रखा है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में। देखिए एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में बोला है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस is a known bacterial inflammatory disease that result from intrapancreatic activation, release of enzymes, digestion of the organ by its own enzymes. एक्यूट पेनक्रेटाइटिस आपको तब देखने को मिलता है, कब? जब आपका इंट्रा पेनक्रेटिक एक्टिवेशन, मतलब पेनक्रियास के अंदर ही कुछ एक्टिवेशन हुआ बहुत ज्यादा, पेनक्रियास ज्यादा एक्टिव हो गए, एंजाइम्स बहुत ज्यादा रिलीज करने लग गए, या फिर जो उसके एंजाइम है पेनक्रियास के, वो खुद के ही ऑर्गन को क्या करने लग गए, डाइजेस्ट करने लग गए। ठीक है, ये नॉन बैक्टीरियल इंफ्लामेटरी डिजीज है, ऐसा भी यहाँ बोला गया है। अगर बात करी जाए क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की, तो उसके बारे में क्या बोला हुआ है? Chronic pancreatitis is characterized by irreversible changes, including pancreatic fibrosis and the loss of functional pancreatic exocrines और endocrine tissue. यहाँ बोला है कि जो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस होता है ना, उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मतलब आप वो जो एक बार हो गया वो हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर। जैसे कि उसमें फाइब्रोसिस हो गई तो हो गई, अब वो हम करेक्ट नहीं कर सकते। या फिर उसके फंक्शंस का लॉस हो जाना, पेनक्रियाटिक जैसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का फंक्शन था, तो वहां पे उनके फंक्शंस जो है उनका लॉस हो जाना, उसको आप अब दोबारा क्योर नहीं कर सकते, ऐसा बोला हुआ है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के लिए। आगे देखिए क्या बोला है, मोस्ट पेशेंट डेवलप क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इथेनॉल अब्यूज। ज्यादातर लोग जो है ना, पेशेंट जो हमारे पास आएंगे, वो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के आते हैं। ऐसा क्यों होता है, या उन लोगों में ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि वो प्रोलॉन्ग्ड क्या करता है, इथेनॉल अब्यूज, मतलब अल्कोहल कह सकते हो, अल्कोहल इंटेक ज्यादा करते हैं, ऐसे पेशेंट्स उनमें क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस देखने को मिलेगा। आगे बोला है, इन इट्स अर्लीस्ट स्टेजेस क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस and repeated episodes of subclinical acute pancreatic injury and necrosis lead to the fibrosis and cause chronic pancreatitis. देखिए यहाँ क्या बोला है, अर्ली स्टेज में जो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस होता है ना, वो एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, मतलब कि जब वो स्टार्ट हुआ तब उसमें बस छोटी मोटी इन्फ्लामेशन ही थी। ठीक है, और बार बार ऐसे एपिसोड्स देखने को मिले कि उसके अंदर इंजरी हो रही है, पेनक्रियाज में इंजरी हो गई, ठीक है, जिसने वहाँ पे नेक्रोसिस क्रिएट करके वहाँ पे फाइब्रोसिस कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्रॉनिक और एक्यूट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। आगे बात करते हैं ईटियोलॉजी की। तो देखिए ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, बाइलरी ट्रैक स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स में कॉज आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अ कॉमन biliopancreatic channel allowing bile to reflux into the pancreatic duct। यहाँ पे बोल रखा है कि स्टोन्स जो है ना, वो हमारे कहाँ आ गए हैं,
कॉमन बाइल बिलियो पेनक्रियाटिक चैनल, मतलब जो जहाँ पे बाइल डक्ट आके हमारी कॉमन बाइल डक्ट आके मिल रही थी ना पेनक्रिएट से, पेनक्रियाटिक की डक्ट से, वहां पे स्टोन फंस गया। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि बाइल जो है ना वो अब क्या कर रहा है, अलाउइंग बाइल टू रिफ्लेक्स एंटर, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, जो बाइल है ना वो पेनक्रियाटिक डक्ट में एंटर कर रहा है। जबकि होता क्या था, वहां से मिलके आते थे और वो डिडोनम में सिक्रीट हो रहा था, रिलीज हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर रिफ्लेक्स कर गया, एंटर कर गया। ठीक है, तो इस वजह से भी देखने को मिल सकता है आपको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। या अल्कोहल एब्यूज, अभी हमने देखा ड्रग्स ले रहे हो आप कोई, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वही हमने ऊपर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उसकी वजह से हेरिडिटी, मतलब वही हेरिडिटी भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है। तो ये इटियोलॉजी ना एक तरीके से आप इधर भी लिख सकते हैं। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करवाए हों किसी ने तो देखने को मिल सकता है। और मेटाबॉलिक फैक्टर्स लाइक हाइपरकैल्सीमिया है किसी को, ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया है, तो वो भी पेनक्रेटाइटिस कॉज कर सकता है। इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्टिवेशन हो जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ब्लॉकेज ऑफ पेनक्रियाटिक माइक्रो सर्कुलेशन कॉजिंग पेनक्रियाटिक इस्चीमिया। यहाँ क्या बोल रखा है कि हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडेमिया ये भी पेनक्रेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। साथ में यहाँ बता रखा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्टिवेशन हो जाता है। और जो पेनक्रियाटिक की माइक्रो सर्कुलेशन है, अंदर छोटे छोटे हमारे और फर्दर आर्टरीज वेसल्स ये सारी चीजें हैं ना वहाँ पे, तो उनकी ब्लॉकेज हो गई हो, तो वो क्या कर देते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पे इस्चीमिया क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक कॉज हो सकता है पेनक्रेटाइटिस का। आगे देखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेनक्रेटाइटिस मींस इट फॉलोज द ऑपरेशन ऑन सीवीडी, कॉमन बाइल डक्ट में किसी का ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी कई बार होता है कि लोगों को पेनक्रेटाइटिस देखने को मिलता है। मोर कॉमन आफ्टर टी ट्यूब इंसर्शन, जब टी ट्यूब को इंसर्ट करा जाता है, या फिर स्फिंक्ट्रोप्लास्टी हमने पढ़ा था, ईआरसीपी हमने पढ़ा था ना गॉल ब्लैडर्स के केस में, तो स्टोन निकाले जाते हैं जब, ठीक है, पेनक्रेटिक बायोप्सी अगर किसी ने कराई, गैस्ट्रेक्टमी किसी का हुआ है, तो उस केसेस में पेनक्रेटाइटिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है आफ्टर द ऑपरेशंस। आगे क्या देखा है, मिसलेनियस वायरस सच एज मम्स, मम्स जो वायरस है वो भी कॉज कर सकता है पेनक्रेटाइटिस। और स्कॉर्पियन स्टिंग जो होता है, जब स्कॉर्पियन बिच्छू काटता है ना, तो उसके बाद भी पेनक्रेटाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हमने एटियोलॉजी कवर करी। वैसे आप इसमें से कई ऐसे पॉइंट्स है जो आप क्रॉनिक में डाल सकते हैं, लाइक हेरिडिटी वाला, ऑटो इम्यून वाला आप डाल सकते हैं। ठीक है, और ये एब्यूज ऑफ इथेनॉल लंबे टाइम तक करा तभी तो हुआ था क्रॉनिक, यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन भी आप चाहे तो डाल सकते हैं इस साइड। तो आप ऐसे एक कॉमन जो है इटियोलॉजी लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं पैथोलॉजी पे। क्या बोल रखा है, द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन पेनक्रेटाइटिस इज थॉट टू बी प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम विद इन द पेनक्रियाज लीडिंग टू अ प्रोसेस ऑफ ऑटो डाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इंजरी हुई, ठीक है, जो भी हमारी इंजरी किसी भी रीजन से हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, पेनक्रियास के अंदर ही वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, वो ऑटो डाइजेशन करने लगता है अपने ही, पेनक्रिया जो उनका खुद का पेनक्रियाज है या वो पेनक्रियास को ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, ऐसा कहा गया है। पेनक्रियाटाइटिस इज ड्यू टू एक्टिनल cell injury which allow activation of pancreatic enzyme outside the pancreatic ducts and the digestive tract. This result in the destruction of pancreatic and peripancreatic tissue. यहाँ पे बता रखा है कि मेनली क्या होता है पेनक्रेटाइटिस में, एक्टिनल सेल इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जो पेनक्रेटाइटिस हो रहा है वो मेनली इसी वजह से हो रहा है, एक्टिनल सेल इंजरी की वजह से, जो कि क्या अलाउ कर देता है कि जो पेनक्रेटिक एंजाइम है ना वो एक्टिव हो जा रहे हैं। फिर वो पेनक्रेटिक डक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक के एरिया पे जो भी हमारे एंजाइम है वो एक्टिव हो रहे हैं, फिर वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं टिश्यूज की, पेनक्रियाज के, वो बता रखा है। ग्रॉसली द ग्लैंड may swell in edematous, hemorrhagic और इवन नेक्रोटिक। और धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसे स्वेलन कर जाएंगे, एडिमेटस हो जाते हैं, हेमरेज वहां देखने को मिल सकता है, और नेक्रोटिक नेक्रोटिक कंडीशन भी वहां आ सकती है। आगे क्या बोला है, हिस्टोलॉजिक चेंजेस रेंज फ्रॉम इंटरस्टिशियल एडिमा एंड इन्फ्लामेशन टू हैमरेज एंड नेक्रोसिस। इन्होंने वही बोला, पहले थोड़ा बहुत एडिमा देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जा रही है हैमरेज और नेक्रोसिस तक। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लामेशन से वो हैमरेज और नेक्रोसिस तक पहुंच जाए, पेनक्रेटाइटिस के केस में ये बता रखा है। तो ये एक हमने नॉर्मल पैथोलॉजी जो है वो डिस्कस कर ली।
अगर आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी कॉज हुआ, इंजरी हुई या हम कह सकते हैं उसकी वजह से हमारा एक्टिवेशन हो गया पेनक्रियाटिक सेल्स का, जिसने ऑटो डाइजेशन करनी शुरू कर दी। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। और उसकी वजह से क्या, जैसे मेनली इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर इंजरी में ही आप डाल सकते हैं एक्नर सेल इंजरी। ठीक है, वहां उसने टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट करा, डिस्ट्रक्ट करके उन्होंने क्या करा, ग्लैंड्स को स्वेलन, एडिमेटस, हैमरेज और नेक्रोटिक कंडीशन जनरेट करी। ठीक है, आप इतना भी लिखेंगे, दैट्स इट। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे दोनों में क्या देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करी जाए सबसे पहले इधर, तो क्या मिल रहा है, एक्यूट के केस में पेन हमें देखने को मिल रहा है। सडन ऑनसेट ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन विच इज लोकेटेड इन मिड एपिगेस्ट्रियम एंड रेफर टू बैक। अगर आपको ऊपर की साइड पेशेंट आएगा ना, तो उसको ना एब्डोमिनल पेन मिलेगा ऊपर की साइड थोड़ा सा, कहाँ पे, मिड एपिगेस्ट्रियम रीजन पे, और वो पीछे की तरफ जो क्या हो रहा होगा, रेफर हो रहा होगा। पेन कैसा होता है, सीवियर होता है, एगोनाइजिंग एंड रिफ्रैक्टरी। ठीक है, और पेन का जो नेचर है वो क्या बता रखा है, सीवियर, एगोनाइजिंग एंड रिफ्रैक्टरी। पेन इज यूजली अकर आफ्टर हैवी मील, यहाँ पे भी हैवी मील के बाद वो क्या हो रहा है, पेन हमें देखने को मिल रहा है। और कब एग्रीवेट हो रहा है, जब आप लाइंग डाउन कर रहे हैं, लेट रहे हैं। एंड मे बी रिलीव्ड और रिड्यूस बाय लीनिंग फॉरवर्ड। और आप आगे की तरफ जब ऐसे झुकते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है या आपका पेन कम होता है, ऐसा कह रखा है। आगे क्या बोला हुआ है, वॉमिटिंग एंड हाई फीवर, टैकीपीनिया विद साइनोसिस। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकती है, हाई फीवर भी देखने को मिल सकता है, टैकीपीनिया भी देखने को मिल सकता है, और साथ में साइनोसिस भी मिल सकता है। आगे क्या बता रखा है, जॉन्डिस मिल सकता है, ओफन माइल्ड जॉन्डिस, हल्का फुल्का ही मिलेगा लेकिन दिख सकता है। ठीक है, शॉक के फीचर्स देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, ओलिगोरिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, हेमेट एमेसिस, हीम बोलते हैं, हिमैट एमेसिस। हिमैट एमेसिस मीन्स ब्लड वाली जो वॉमिटिंग होती है वो। और मेलिना, मेलिना मीन्स जो स्टूल पास होता है उसमें भी ब्लड का आना। हिकअप्स देखने को मिल सकते हैं, एसाइटिस देखने को मिल सकता है, और पैरालिटिक इलियस। तो आपको सारे रिमाइंड रखने की नीड नहीं है, आप मेन मेन सोचिए। देखो, आपको ये पेन वाला फीचर इजीली याद हो जाएगा, आपका पेपर में भी हेल्प करेगा बड़ा करने के लिए, और आपको ये भी इजी से होगा कि आगे की तरफ झुकेंगे तो रिलीफ होगा, हैवी खाना खा के दर्द बढ़ेगी, लेटेंगे तो दर्द बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ में अब ऑब्वियस गैस्ट्रो का कोई भी डिसऑर्डर है उसमें नॉर्मली वॉमिटिंग ये सब मिलता ही है। यहाँ पे वॉमिटिंग तो आई, साथ में कैसी आई, खून वाली भी आई, स्टूल भी नीचे से कैसे खून वाला निकला। ठीक है, साथ में और जॉन्डिस, क्योंकि वहाँ डक्ट इन्वॉल्व है तो जॉन्डिस भी देखने को मिल रहा है। फीवर आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से ये हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन ही कुछ भी होता है, तो फीवर तो आता ही है, टेम्परेचर रेस करते ही है। तो आप ऐसे ही अपने आप कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि क्रॉनिक में क्या बता रखा है, इट इज सीन मोर इन मेल्स एंड यूजुअली विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था जो इथेनॉल अब्यूज करते हैं उनमें देखने को मिलता है, तो मोस्टली मेल्स करते हैं, तो इसलिए बोल रखा है मेल्स में देखने को मिलता है, और उनमें हिस्ट्री भी मिलती है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की। पेन डिपेंड ऑन द साइट ऑफ द डिजीज, डिजीज की साइट पे डिपेंड करता है। अगर हेड पे पेन है, मतलब कि हेड में डिजीज है, पेनक्रियास का जो हेड हमने देखा था वहां में अगर डिजीज रखे है, तो पेन आपको कहाँ फील होगा, एपिगेस्ट्रिक में और राइट सब कोस्टल रीजन में। ठीक है, जहाँ पे हम पोचर इंसिजन नहीं लगाते थे, रिप्स के जस्ट नीचे वहां। अगर डिजीज आपको बॉडी पे या टेल पे है पेनक्रियास की, तो पेन आपको लेफ्ट कोस्टल रीजन पे फील होगा, लेकिन हेड पे है तो कहाँ मिलेगा, राइट सब कोस्टल रीजन पे मिलेगा। बॉडी और टेल में तो कहाँ मिल रहा था, लेफ्ट कोस्टल रीजन में। पेन रेडिएट टू द बैक, और यहाँ पे पेन जो है पीछे की तरफ जाता है, और एग्रीवेट हो जाता है जब आप लेटते हैं, और बैठने पे और आगे की तरफ झुकने पे आपको आराम मिलता है। यहाँ पे भी वो पॉइंट आ रखा है, तो ये पॉइंट दोनों का आप मेंशन करके आएंगे। आगे नोजिया वॉमिटिंग यहाँ पे मिल रहा है, वेट लॉस मिल रहा है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और हार्मोन्स की डेफिशिएंसी मिल रही है। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज, और उसकी वजह से क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज देखने को मिल जा रही है, डायबिटीज मेलाइटिस। एंड एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज स्टिएटोरोया, और एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको फैटी स्टूल, बल्की और फाउल स्मेलिंग उसमें से आना, और क्या था, बल्की बल्की फील होना, फाउल स्मेलिंग आपके में से आना, और स्टेटोरोया ये बता रखा है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, और सूडो पेनक्रेटिक सिस्ट का भी फीचर आपको देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि फॉल्स हम बोल सकते हैं कि एक सिस्ट की फॉर्मेशन हो गई, ऐसा हमें वहम हो जाना उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ फीचर्स देखे दोनों के केस में। ये एक आप इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, एक ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये सब तो आप अपने आप बना ही सकते हैं।
आगे चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, गार्डिंग, रिजिडिटी एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आपको टेंडरनेस मिलेगी। आप वहां पे एक टेंडरनेस भी दे रखा है और रिबाउंड टेंडरनेस, मतलब प्रेस करने पे पेन, या फिर प्रेस करके जब आप हटेंगे ना, जब आप हटेंगे तब पेन, तो उसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। यहाँ पे रिजिडिटी मिलेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, वही हमने जॉन्डिस और साइनोसिस के आपको साइन दिख जाएंगे उसमें, जो भी आपके पास पेशेंट आएगा। शॉक देखने को मिलेगा, उसकी फीबल पल्सेस मिलती है, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ठंडे पड़ जाना पैर हाथ, वो मिलेगा। और साथ में ये बोल रखा है यहाँ पे कूलन साइन। कूलन साइन में ब्लूइश इकाइमोटिक डिस्कलरेशन अराउंड अम्बिलिकस। अम्बिलिकस के पास में आपको ब्लूइश सी हमें क्या मिलती है, डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। ठीक है। और एक यहाँ पे ग्रे टर्नर साइन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्रे टर्नर साइन में क्या बोल रखा है, ब्लू डिस्कलरेशन और इकाइमोसिस इन द फ्लैंक्स। आपके जो फ्लैंक्स होते हैं ना, उनमें क्या मिलेगा आपको, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। बोथ दीज साइंस आर ड्यू टू पेरीपेनक्रियाटिक एंड रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज। या तो वहां पे हेमरेज हो गया है, ठीक है, या मतलब कि कौन सा हेमरेज, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज या पेरीपेनक्रियाटिक हेमरेज, इन दोनों के केस में ये दोनों साइन मिलेंगे। कौन से साइन मिल रहे हैं, कुलन साइन और ग्रे टर्नर साइन। तो ग्रे टर्नर साइन और कुलन साइन में डिफरेंस ये है कि एक आपको मेनली अम्बिलिकस में मिल रहा है और एक आपको फ्लैंक्स में मिल रहा है। ठीक है। तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देख ली। आगे हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या बोल रखा है, ब्लड टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियस हेमरेज है तो आपको वहाँ पे एचबी का लेवल लो मिलेगा। एलएफटी करा लो कि भाई वहाँ पे कोई वो तो नहीं है, यूरिया क्रेटेराइन इन सबको देखने के लिए रीनल फेलियर तो नहीं हो रखा। सीरम अमाइलेज हम यूज टेस्ट करा लेंगे कि उसका भी हम वैल्यू देख लेते हैं। सीरम लाइपेज की वैल्यू हम देख लेते हैं। सीरम लाइपेज तो कराया ही जाता है। लाइपेज इज ओनली सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइपेज जो है वो सिर्फ पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होता है। लाइपेज का लेवल जो है बोल रखा है हाइयर होगा इन केस ऑफ एल्कोहलिक पेनक्रेटाइटिस एंड अमाइलेज लेवल आर हाइयर इन गोल्डस्टोन पेनक्रेटाइटिस। अगर गोल्डस्टोन का पेनक्रेटाइटिस है तो उस केस में अमाइलेज का लेवल मिलेगा हाई, मतलब गोल्ड स्टोन की वजह से जो हो रहा है पेनक्रेटाइटिस। अगर अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो लाइपेज का लेवल मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप इन्वेस्टिगेशन में लिख के आएंगे। बाकी आप ब्लड और यूरिन शुगर एस्टिमेशन ये भी करा लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से आपको डायबिटीज भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी यूरिन में शुगर ज्यादा मिलेगी, तो ये हम करा सकते हैं। साथ में सीरम कैल्शियम लेवल भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के केस में हमने देखा था ना कि देखने को मिल रहा है हमें पेंक्रेटाइटिस इस वजह से। और टोटल प्रोटीन आर यूजुअली लो, स्पेशली एल्ब्यूमिन। बता रखा है कि जब आप टोटल प्रोटीन चेक करेंगे तो वो मेनली लो मिलते हैं। ठीक है, और उनमें भी खास करके एल्ब्यूमिन आपको लो मिलता है। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन आप इस साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्रॉनिक है तो इस केस में आप एक्सरे भी करा सकते हैं, कहीं पेनक्रियाज में नेक्रोसिस और फाइब्रोटिक कंडीशन ना आ गई हो, कैल्सिफिकेशन ना हो गई, दैट्स वाई। सीटी स्कैन जो है आपको वो कैल्सिफिकेशन या सूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रखा है वो दिखा देगा। और एक हमारा पेंक्रेटिक फंक्शन टेस्ट आप इधर भी डाल सकते हैं और इधर भी डाल सकते हैं। बाकी सारे दोनों जगह आप लिख सकते हैं सेम। ओके, आगे हम चलते हैं। इधर और भी दे रखे हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे भी एक्सरे दे रखा है। देखिए एक्सरे एब्डोमेन दे रखा है, एक्यूट में क्या दे रखा है, सेंटिनल लूप साइन। सेंटिनल लूप साइन में बोल रखा है डायलेटेड प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल्स। आपकी जो इंटेस्टाइन्स है ना वो डायलेटेड मिलेंगी प्रॉक्सिमल से, मतलब कि जहाँ पे आपका वो पेनक्रियास के साथ कनेक्शन में आ रहा होगा ना, उधर वाले रीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे डायलेटेड मिलेगा आपको आपका बाउल सिस्टम, मतलब कि आपके इंटेस्टाइन्स वहां पे डायलेटेड होगी। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटिनल लूप साइन। और एक मिलेगा आपको कोलोन कट ऑफ साइन, मतलब कि डिस्टेंशन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन विद कोलैप्स ऑफ डिसेंडिंग कोलोन। इसमें क्या हो रखा है, जो आपका ट्रांसवर्स कॉलोन है ना वो क्या हो रखा है, डिस्टेंड हो रखा है, और साथ में डिसेंडिंग कॉलोन वो कोलैप्स हो रखा है। तो एक कॉलोन ऐसे डिस्टेंड है, एक जो है कोलैप्स है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसको बोलेंगे कॉलोन कट ऑफ साइन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। बाकी यूएसजी आप जैसे वहां कर रहे थे यहाँ पे भी कर लो, कि कोई फ्लूइड है तो वो दिख जाएगा, सिस्ट है वो आपको दिख जाएगा। सीटी एमआरआई करा लो नेक्रोसिस और फ्लूइड कलेक्शन, स्यूडोसिस्ट, एप्सिस, कैविटी, इन चीजों को देखने के लिए। तो मेनली इसके अंदर यूएसजी, सीटी, एमआरआई ये तो आप डाल ही देंगे। मेन ये साइन आप लिख के आएंगे, कोलोन कट ऑफ साइन और सेंटिनल लूप। एक्सप्लेन नहीं करो, इट्स ओके, बट साइन जो मिलेंगे उनके नेम्स जो है वो मेंशन करके आने हैं। जैसे कि ऊपर भी हमने देखा था, हमें क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्यूलेंस साइन और ग्रे टर्नर साइन देखने को मिल रहा था, और इन्वेस्टिगेशन में हमें कौन सा साइन मिल रहा है, एक तो है सेंटिनल लूप साइन और एक है कोलोन कट ऑफ साइन। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट पे। क्या मैनेजमेंट हम करेंगे इस केस में, तो मैनेजमेंट में इन्होंने बोल रखा है कि सबसे पहले आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखिए।
प्रॉपर आईवी फ्लूइड रेजिमेन टू प्रिवेंट शॉक कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको आईवी उसको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 3 to 4 लीटर्स ऑफ रिंजर लैक्टेट इज यूज्ड। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक को आपको ट्रीट करना है तो उसके लिए 3 से 4 लीटर आपको रिंगर लैक्टेट जो है वो आपको करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, इन्फ्यूज करवाना पड़ेगा उसमें। स्टीरोइडल इंजेक्शन इनिशियल फेज ऑफ शॉक इज बेनिफिशियल। बोल रखा है कि शॉक का जो इनिशियल फेज है ना उसमें स्टीरोइडल इंजेक्शन काफी बेनिफिशियल होते हैं, तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एआरडीज। ये आप रहने दें, खाली इतना भी लिख देंगे, दैट्स इट। एनाल्जेसिक दे दो पेन अगर उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, यूरिन कैथेटराइजेशन टू मेंटेन और मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो वही है, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन चढ़ाओ, यूरिन एस्पिरेशन दो। यूरिन कैथेटराइजेशन का यूज करना होता है ताकि यूरिन आउटपुट को मेंटेन करा जा सके। प्रॉपर एंटीबायोटिक चला दीजिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml देना होता है, 10% आईवी हर 8 घंटे में। ठीक है, इफ पेशेंट क्या है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो उसको कैल्शियम का लेवल बढ़ाना पड़ेगा पेनक्रेटाइटिस को ठीक करने के लिए। तो इन्होंने कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, 10 ml दिया है, 10% दिया है, और आईवी बता रखा है, आईवी दिया है और हर 8 घंटे में दे रहे हैं ऐसा कहा है। उसे वॉमिटिंग आ रही है तो मतलब जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको ट्रीट करने वाली आप मेडिसिन डाल सकते हैं। वॉमिटिंग आ रही है तो एंटीएमेटिक ड्रग्स दे दो। ठीक है, सप्रेशन ऑफ द, अब आपको पता है पेनक्रेटाइटिस में क्या हो रहा था, वो एक्टिवेट हो गया था ज्यादा, तो उसको सप्रेस करना है। तो सप्रेशन के लिए उसके सिक्रेशंस को आपको सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, ग्लूकागोन, एक्टाजोलामाइन, ये सारी चीजें यूज करनी होती है जो कि सिक्रेशन को क्या करती है, सप्रेस करती है। एंटी एंजाइम प्रिपरेशन, ठीक है, जैसे कि एप्रोटिनिन, इसका एक ब्रांड नेम बता रखा है, टेरासाइलोल। एप्राटोनिन जो है वो आप दे सकते हो एंटी एंजाइम प्रिपरेशन के रूप में, जो आपके ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्लास्मिन, कैलिक्रिन, इनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। और दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोविन पैरोटिड ग्लैंड। और एक्सट्रैक्ट कहाँ से करा जाता है इसको, बोविन पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एंटीएमेटिक प्रिपरेशन में आप नाम डाल सकते हैं जो कि किसको इनहिबिट कर रहा है, इतना भी मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कैलिक्रेरिन और प्लाज्मिन। ठीक है, एंटासिड थेरेपी भी आप चलाएंगे, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन सकती है, तो इस केस में आप आईवी रेनिटिडीन 50 mg दे देंगे हर 6 घंटे पे। ठीक है, और आईवी आप चाहें तो ओमेप्राजोल भी चला सकते हैं 40 mg बीडी, और आप पेंटाप्रोजोल 80 mg चला सकते हैं बीडी। ये क्यों चलाना है, अल्सर वल्सर ना बन जाए, ब्लीडिंग जो है वो इरोजिव ना कर दे, मतलब इरोजिव ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए हम ये चलाएंगे। ठीक है, साथ में तो मेन आपने देख लिया कि आपने कंजर्वेटिव में क्या करना है, ये आप अपने आप ही लिखेंगे। मेन आप सर्जिकल जो है वो मेंशन करके आएंगे। तो सर्जिकल में क्या बोल रखा है, इंडिकेशन फॉर सर्जिकल इंटरवेंशंस, कब आपने सर्जरी करनी है। इफ कंडीशन ऑफ पेशेंट डिटीरियोरेट्स इन स्पाइट ऑफ गुड कंजर्वेटिव, आपने अच्छा ट्रीटमेंट दिया कंजर्वेटिव, इवन देन पेशेंट की हालत खराब हो रही है, उस केस में आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। इफ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेनक्रेटिक एब्सेस और इन्फेक्टेड नेक्रोसिस, वहां पे नेक्रोसिस क्रिएट हो गया, तो नेक्रोसिस बन चुका है, अब एब्सेस बन चुका है, उस केस में आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। और सर्जरी में आपको क्या कराना पड़ेगा, सर्जरी में आपको नेक्रोसेक्टमी करानी पड़ेगी। नेक्रोसेक्टमी में क्या बोला गया, आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमेन, एब्डोमेन को खोलना है, ऑल द नेक्रोटिक टिश्यू, पर्स, जो भी इन्फेक्टेड फ्लूइड है, टॉक्सिन है, उनको रिमूव करना है। ठीक है, और पेनक्रेटिक टिश्यू को बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी आप ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जो भी आप ले रहे हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट, उनसे आप पेनक्रेटिक टिश्यू को हार्म करें। उनको बचाते हुए आपने जो भी ये है उसको निकाल देना है, जो भी आपका नेक्रोटिक टिश्यू है। तो इसमें मेनली नेक्रोटिक टिश्यू निकाल रहे हैं, बस ये सारी चीजें निकाल, तो सर्जरी का नाम क्या है, नेक्रोसेक्टमी। ठीक है, आगे यहाँ पे हमने बस ये इसमें ये करानी है सर्जरी मेनली। तो ये सर्जिकल जो है ये मेंशन जरूर करके आना, बिकॉज ये सर्जरी का पेपर है। ठीक है, और बात करी जाए क्रॉनिक के केस में क्या मैनेजमेंट लेनी चाहिए, तो पहली बात है अल्कोहल की वजह से हो रहा है उसे अवॉइड करो, या आप यहाँ भी डाल सकते हो, लो फैट डाइट दो, एनाल्जेसिक्स देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी। अब देखो उसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के फंक्शंस क्या हो रहे होंगे, लॉस हो रहे होंगे, तो आपको उसको ठीक करना है। तो एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए क्या बोला हुआ है, the loss of pancreatic exocrine function in chronic pancreatitis affect the output of all pancreatic digestive enzymes, but it is mostly fat absorption that is abnormal. यहाँ पे क्या बोला है, जब आपका पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन का लॉस हो जाता है ना क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के केस में, तो मेनली क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उस पर अफेक्ट पड़ता है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं सही मात्रा में। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैट की एब्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है।
ठीक है, ये बता रखा है। थियोरेटिकली पैंक्रियाटिक मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज करेक्टेड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनस लाइपेज। तो ये ट्रीटमेंट दे दिया गया उस चीज के लिए, क्या दिया उन्होंने, एक्सोजीनस लाइपेज को ओरली उन्होंने देना शुरू कर दिया इस केस में। ठीक है, आगे बोला है अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड लाइपेज इज इन एक्टिविटी। आप ओरली दे तो रहे हो, जो बॉडी बना रही थी, पेनक्रियास जो हमारे बना रहे थे वो नहीं बना पा रहे, लेकिन आप बाहर से दे रहे हो। तो बाहर से देने के केस में भी क्या बोल रखा है, अब बाहर से दे तो दोगे लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, जब वो कैसे इनएक्टिव स्टेज में, जब वो आप मुंह से ले रहे इसोफेगस में जाते हुए स्टमक पे जाता है ना, तो स्टमक में एनवायरमेंट एसिडिक होता है। ठीक है, तो उधर क्या होता है, सिर्फ ना 8 से 15% ही क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो पाता है वो लाइपेज। ठीक है, और वो डाइजेस्ट करते हुए, अपनी एक्टिविटी करते हुए वो ड्यूडेनम में पहुंच जाता है, और कुछ लाइपेज वहां पे साथ में इनइफेक्टिव रह जाता है। ठीक है, बोला गया है, देखिए यहाँ पे कि एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है तब ओनली 8% और 50% ऑफ इंजेस्टेड लाइपेज एक्टिविटी टू रीच द ड्यूडेनम। मतलब 8 से 15% जो एक्टिविटी जो है लाइपेज की, जो आपने लाइपेज मेडिसिन ली बाहर से, वो ड्यूडेनम तक पहुंच रही है। बाकी की जो आपकी 92% है या 85% है, वो कहाँ गई पता नहीं। सम ऑफ द लाइपेज में बी इनइफेक्टिव, कुछ लाइपेज आपका इनइफेक्टिव होगा, हो सकता है ड्यूडेनल का जो पीएच है वो लो हो इस वजह से। ठीक है, और बिकॉज द एक्सोजीनस एडमिनिस्ट्रेटिव लाइपेज अराइव इन द ड्यूडेनम बिफोर और आफ्टर द इंजेस्टेड फैट। हमने फैट खाया उसके पहले या जस्ट उसके बाद अगर लाइपेज को आप ले रहे हो, तो उस केस में वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, ऐसा बोला हुआ है। द यूज ऑफ एसिड इनहिबिटिंग एजेंट, एसिड को इनहिबिट करने वाले जो एजेंट है, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है, और एंट्रिकली कोटेड मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम कैन पार्शली कंपनसेट। अगर ना आप एसिडिक इनहिबिटिंग एजेंट्स भी साथ में लेते हैं, तो हो सकता है लाइपेज का जो एक्टिविटी रीच हो रही है ड्यूडेनम तक, वो थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, मतलब कि उसकी जो हमें नीड है कि लाइपेज का जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सके, वो रेज कर जाएगी। ठीक है, या फिर आप उस मेडिसिन को कवर कर देते हैं, कोई मैं ऊपर से कोट आजकल आती है ना कोटेड मेडिसिन, तो लाइक दैट आपने कोट कर दिया, तो उस केस में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। एंट्रिकली कोटेड मेडिसिन का मतलब यहाँ पे सॉरी ये है कि आप ऐसी कुछ लो जो आपके होता है ना गैस्ट्रिक की वॉल्स, इनको क्या कर दे, कवर कर दे, एक कोट क्रिएट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेडिसिन लें तो हो सकता है थोड़ा कंपनसेट हो जाए। थर्स लाइफ डोज जो दे रखी है वो कितनी बोल रखी है, 1,50,000 IU पर मी टू ट्रीट द स्टेटोरोया। स्टेटोरोया को ट्रीट करने के लिए आपको लाइपेज की डोज कितनी देनी है, 1,50,000 IU। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। ओके, आगे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन। अब ये तो हमने देखा एक्सोक्राइन है तो बाहर से लाइपेज दे दिया, ये इतनी कहानी बस आपको समझाने के लिए थी, आपको बस इतना लिखना होगा पेपर में। एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी के केस में आपको बाहर से ओरली एक्सोजीनस लाइपेज देना होता है। ठीक है, फैट एब्जॉर्प्शन जो होती है सबसे ज्यादा हार्म होती है, दैट्स वाई दिया जाता है। आगे आप स्टेटोरोया के केस में कितनी डोज देंगे वो मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट, इतना भी लिख देंगे काफी है। और एंडोक्राइन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन थेरेपी चलाई जाती है, क्योंकि इंसुलिन ही है वो मेनली वहाँ पे कम हो रहा है, इंसुलिन कम पड़ेगा तो डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हमने सबसे पहले इंसुलिन थेरेपी चलानी है एंडोक्राइन डेफिशिएंसी के केस में। सर्जिकल थेरेपी में क्या, ट्रीटमेंट में क्या बोला है, टू इंडिकेशन फॉर सर्जिकल इंटरवेंशंस आर पेन एंड कंसर्न अबाउट द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ कैंसर। देखिए सर्जिकल जो इंटरवेंशन है या ट्रीटमेंट है वो आप तभी करेंगे जब आपको दो कंडीशन मिलती है, एक तो पेन, उसे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कैंसर हो सकता है, तो उस केस में आप सर्जिकल पे जाएंगे। ड्रेनेज प्रोसीजर फॉर द पेशेंट विद स्मॉल डक्ट्स, बोल रखा है पेशेंट विद स्मॉल pancreatic ducts but in whom pancreatitis is caused by obstruction at ampullary level may be benefit from transduodenal sphincteroplasty of the common bile duct with division of the septum that lie between the pancreatic duct and the bile duct। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ड्रेनेज प्रोसीजर आप किस पेशेंट में करेंगे, जिनकी डक्ट्स में बोल रखा है पेशेंट की डक्ट स्मॉल स्मॉल है। ठीक है, उनमें आपको ये कर सकते हैं, और स्मॉल डक्ट्स मेनली बोल रखा है कि कितनी, <4 to 6 mm। ठीक है, जिनमें पेंक्रेटाइटिस है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, उनके एम्पुलरी लेवल पे आपको क्या देखने को मिल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, तो वहां पे आप ट्रांसड्यूडेनल स्फिंक्ट्रोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, वहां पे ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए एंड जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको साइड क्लियर किया जा सके, एंड देन ड्रेनेज प्रोसीजर कर सकते हैं स्मॉल डक्ट केस में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखिए इसको नाम दे रखा है पेनक्रियाटिक सेप्टोटॉमी। ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें क्या करना होता है ट्रांसड्यूडेनल स्फिंक्ट्रोप्लास्टी के अंदर कॉमन, इसमें क्या होता है
जो कॉमन बाइल डक्ट है ना उसकी ये करी जाती है ट्रांसड्यूडेनल स्फिंक्टरोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं हम सेप्टम को डिवाइड करते हैं। कौन सा सेप्टम वो कहाँ लोकेट कर रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट के बीच में जो सेप्टम लोकेट कर रहा है वहाँ पे हम ट्रांसड्यूडेनल स्फिंक्टरोप्लास्टी कर देते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाती है। और ऑब्स्ट्रक्शन के खत्म होते ही धीरे धीरे क्योर होने लग जाता है। तो ड्रेनेज हो गया यहाँ से। एक दे रखा है ड्रेनेज प्रोसीजर फॉर पेशेंट विद डायलेटेड डक्ट, ऊपर स्मॉल डक्ट्स में देखा। डायलेटेड डक्ट्स के लिए क्या है, आइडियल ट्रीटमेंट फॉर दीज पेशेंट इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग एनास्थमोसिस कनेक्शन। यहाँ पे क्या करना होता है, एनास्थमोसिस कनेक्शन बनाना होता है डायलेटेड वेन में और इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। मीन्स जो डायलेटेड डक्ट है ना हमारी, उसका मतलब कि अगर ये पैनक्रियाज हैं, ठीक है, यहाँ से डक्ट आ रही है या फिर कोई डायलेटेड डक्ट आपको पता है ये डायलेटेड है, तो ये हमारा डोडेनम का ल्यूमेन है। तो यहाँ पर ही क्या करना है, एनास्टमोसिस बना देना है, डायरेक्ट कनेक्शन बना देना है, ऐसा कहा गया है इन केस ऑफ अ डायलेटेड डक्ट। ठीक है, आगे क्या बोला है, डक्ट्स लार्जर देन 1 सेंटीमीटर, डक्ट जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है वो लार्ज इनफ टू परफॉर्म डक्ट टू इंटेस्टाइन ड्रेनेज प्रोसीजर, उस केस में आप ये काम कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे मेनली एनास्थमोसिस कब करना है, डायलेटेड डक्ट के केस में, और ड्रेनेज स्मॉल डक्ट के केस में हमें ट्रांसड्यूडेनल स्फिंक्टरोप्लास्टी या पैनक्रियाटिक सेप्टोटॉमी बता रखी है वो करनी होती है, जिसमें हम सेप्टम्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करना है, मेनली पेन हो तब या फिर कैंसर की पॉसिबिलिटी हो तब। एंडोक्राइन की डेफिशिएंसी में इंसुलिन ट्रीटमेंट चलाते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं। और हमने एक्सोक्राइन की डेफिशिएंसी जो है हो रखी है जिस वजह से, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, लाइपेज देना होता है, बाहर से ओरली देते हैं। ठीक है, और बाकी तो हमारे अल्कोहल अवॉइड करो, फैटी डाइट कम लो, एनाल्जेसिक दे दो पेन के लिए, नॉर्मल यही चलेगा। तो हमने यहाँ पे जो है मैनेजमेंट कवर कर ली। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो क्या बोल रखा है, इंटरनल हैमरेज आपको देखने को मिल सकता है, अंदर हो सकता है, शॉक हो सकता है। ठीक है, अंदर एब्सिस बन गया, कैंसर बन गया, या स्यूडोसिस्ट बन गए, फॉल्स हमने पढ़ा वो वाला, फिस्टुला बन गया, नेक्रोसिस हो गया, कॉमन है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम देखने को मिल गया, और एक्यूट से क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस भी तो बन सकता है, वो भी तो एक कॉम्प्लिकेशन ही है। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी देख ली। बहुत सिंपल है, अगर आप माइंड लगाएंगे तो आप इधर की चीज इधर भी लिखकर इजिली इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बट इतना आता नहीं है, ये 7 मार्क्स का है तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेनक्रेटाइटिस कवर कर लिया। अब हम देखेंगे सिस्ट ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर या इस पॉइंट के अंदर एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज जो पेनक्रियाज के अंदर है वो ये है सिस्ट ऑफ पेनक्रियाज। सिस्ट ऑफ पेनक्रियाज आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। जो हमने ये जो सिस्ट ऑफ पेनक्रियाज अब हम देख रहे हैं इसको 2 ग्रुप्स में बांटा। वन इज सूडोसिस्ट एंड अनदर वन इज ट्रू सिस्ट। जो सूडोसिस्ट होते हैं ना वो ज्यादातर बोला गया कॉमन देखने को मिलता है, मोर कॉमनली हमें यही मिलेंगे। और जो ट्रू सिस्ट है वो लेस कॉमनली देखने को मिलते हैं। ओके, सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट देखते हैं सबसे पहले। A pseudopancreatic cyst is a collection of peripancreatic fluid। क्या बोल रखा है कि पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड का कलेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, a pseudopancreatic cyst is a collection of a peripancreatic fluid contained in a cyst-like structure। किस फॉर्म में, cyst-like structure में, विदाउट एन एपिथेलियल लाइनिंग, उसके ऊपर एपिथेलियल की लाइनिंग नहीं होती। या फिर आप कह सकते हैं सूडोसिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अमाइलेज रिच फ्लूइड एनक्लोज्ड इन अ वॉल ऑफ फाइब्रस और ग्रैनुलेशन टिश्यू। मतलब ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, अमाइलेज रिच फ्लूइड। या फिर आप डायरेक्ट बोलो पेरी पेनक्रियाटिक फ्लूइड जो है वो कंटेन हो रखा है, कलेक्ट हो रखा है, कैसे, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जिसके ऊपर कोई एपिथेलियम की लेयर नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है कि फ्लूइड कलेक्शन इन फर्स्ट 4 वीक इज एन एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन। पहले 4 हफ्ते में जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है ना उसको हमने एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन बोला। आफ्टर 4 वीक इट बिकम एन एक्यूट सिडोसिस्ट बोल रखा है, और 4 हफ्ते बाद उसको नाम जो दे दिया वो हमने बोल दिया क्या, एन एक्यूट सूडोसिस्ट। इट इज कॉल्ड सूडोसिस्ट बिकॉज इसके ऊपर क्या है, एपिथेलियम लाइनिंग नहीं है, इसलिए ही इसको सूडोसिस्ट नाम दिया है। ठीक है, तो हमने सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट की डेफिनेशन क्या है, आप क्या समझते हैं वो देखा। अब हम इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी में क्या बोल रखा है, फॉलोइंग एन अटैक ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। आपका अटैक हो रहा है किससे, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, आपको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ। इट यूजुअली अपीयर आफ्टर 4 वीक्स एज अपर एब्डोमिनल स्वेलिंग। और फिर ये आपको अपीयर होता है 4 हफ्ते बाद, और ऊपर आपको अपर एब्डोमिन में स्वेलिंग देखने को मिलती है। 50% केसेस में ना एक्यूट, जिनको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ है उनमें 50% लोगों में आपको सूडोसिस्ट की फॉर्मेशन मिलती है, और 20 to 40 में वो अपने आप ही रिजॉल्व भी हो जाती है। ठीक है,
ब्लंट इंजरी ऑफ एब्डोमेन कॉजिंग आ डक्टल डिस्ट्रप्शन। अगर कोई ब्लंट इंजरी हो गई एब्डोमेन में तो वो डक्टल डिस्ट्रप्शन मतलब डक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो पेनक्रेटिक डक्ट इन द रीजन ऑफ द बॉडी इज क्रश्ड अगेंस्ट वर्टिबल बॉडी, रिजल्ट इन सूडोसिस्ट। क्या हुआ, आपका डक्ट जो था पेनक्रेटिक डक्ट में कोई इंजरी हुई, ठीक है, जो बॉडी थी हमारी पेनक्रियाज की, वहां पे आपको ब्लंट इंजरी मारी गई, तो वहां पे जो पेनक्रेटिक डक्ट थी वो क्रश हो गई पीछे वर्टिबल बॉडी से हमारे, ठीक है, तो वहां पे सूडोसिस्ट हो सकता है, ऐसा कहा गया, तो ये etiology ये भी है। सम कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में बी एसोसिएटेड विद सूडोसिस्ट। बोल रखा है कुछ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के जो केसेस है ना, बता रखा है, सॉरी, क्रॉनिक जो पेनक्रेटाइटिस है उसका एक कॉज ये भी बता रखा है कि सूडोसिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो 3 एटियोलॉजी दे रखी है। आगे हम देखते हैं सूडोसिस्ट की साइट क्या है। तो साइट में इन्होंने बोला लेसर सैक कॉमनेस्ट है। जो लेसर सैक है वो सबसे कॉमनेस्ट है, ऐसा बोल रखा है, जो कि कोलोन और स्टमक के बीच में लोकेट करता है, वहां पे ये मेनली देखने को मिलता है। और इन रिलेशन टू साथ में उनके क्या क्या रहेंगे, डेडेनम, कोलोन, जिजेनम, स्प्लेनिक, हिलियम, यहाँ पे भी ये साथ में बता रखा है, इसके रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है। मेनली आपका लेसर सैक ही है, ये लिख देंगे आप, ठीक है। और ये इन रिलेशन टू इनके साथ भी आपको देखने को मिल सकता है, इनके आसपास भी, वो बता रखा है, बट दैट्स नॉट कंपल्शन, लेसर सैक काफी है। आगे देखिए क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में क्या बोला है, सिस्टिक मास इन द एपिगेस्ट्रियम। आपको एपिगेस्ट्रियम में, अम्बिलिकल रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में सिस्टिक मास देखने को मिलेगा। टेंसली सिस्टिक मास फील्स फर्म ऑन पाल्पेशन। जब आप पाल्पेट करोगे तो आपको सिस्टिक मास क्या होगा, फील होगा, ठीक है, ऐसा बता रखा है। कैसा होगा, वो फर्म होगा, जब आप फील करोगे तो फर्मली फील होगा, फर्म है ऐसा फील होगा। आपको एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और वेट लॉस ये भी देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टिगेशन की बात करी जाए तो एक्सरे, सीटी, एमआरआई कराएंगे, यूएसजी कराएंगे। यूएसजी आपको साइज, लोकेशन जो है सिस्ट की, थिकनेस क्या है वो बता देगी वॉल की। और बेरियम मील स्टमक भी दे सकते हैं हम। इन अ लेटरल पिक्चर द स्टमक इज पुश्ड एंटीरियरली। लेटरली हम जब देखते हैं ना तो कैसे मिलेगी, स्टमक को आगे की तरफ पुश करा हुआ मिलेगा। और ईआरसीपी में डेमोन्स्ट्रेट द कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्ट विद द डक्ट। और ईआरसीपी जो हम अंदर ट्यूब माउथ के थ्रू दे रहे थे, वो हम अंदर भेजते हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सिस्ट का कम्युनिकेशन कौन सी डक्ट के साथ है, ये आपको पता लग जाएगा। तो आप ये भी लिख दो, दैट्स इट, ओके। आगे देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के में क्या बोला है, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट फ्यू वीक्स। पहले कुछ हफ्तों में आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजोरिटी ऑफ सूडोसिस्ट फॉलोइंग एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, मतलब पेनक्रिएटाइटिस आपको हो गया, उसके बाद आपको 4 हफ्ते बाद या जो भी सूडोसिस्ट बनता है वो आपका अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है अगले 2-3 हफ्तों में, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ता, मेजरली मतलब मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है। सीरियल यूएसजी इज परफॉर्म टू नो द प्रोग्रेस, और बाकी सिस्ट की प्रोग्रेस को देखने के लिए हम यूएसजी करा सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी कब कराएंगे तो वो बता रखा है। अगर आपको साइज कितना मिल रहा है, मोर देन 6 सेंटीमीटर मिल रहा है, और सूडोसिस्ट आपका इन्फेक्टेड है, सिस्ट परसिस्ट आफ्टर 6 वीक, 6 हफ्ते हो गए और वो प्रोग्रेसिव सिस्ट भी है, मतलब बढ़ता भी जा रहा है और वो परसिस्ट भी हो गया, तो आप करनी पड़ सकती है। और मल्टीपल सिस्ट और सिस्ट ड्यू टू ट्रॉमा, बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं और ट्रॉमा की वजह से सिस्ट हुआ है। कम्युनिकेटिंग सिस्ट मतलब कि सिस्ट किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, और साथ में सीवियर पेन भी आपको देखने को मिल रहा है तब। और थिक वॉल सूडोसिस्ट है, जब बहुत ज्यादा थिक वॉल वाला सूडोसिस्ट होगा, उन केसेस पे आपको सर्जरी की इंडिकेशन बोली गई है। और क्या इंडिकेशंस दे रखी है, आप कोई भी इनमें से सर्जरी कर सकते हैं, लाइक सिस्टोगैस्ट्रोटॉमी, सिस्टोड्यूडेनोस्टोमी और सिस्टोजिजेनोस्टोमी, और डिस्टल पैनक्रिएटो सॉरी डिस्टल पैनक्रिएक्टमी, ठीक है। देखो सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी में क्या बोल रखा है, एंटीरियर गैस्ट्रोस्टोमी करनी होती है, एंड इंसीजन इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द सिस्ट कैविटी, ठीक है। क्या बोला आपने, एंटीरियर गैस्ट्रोटोमी करनी है, और बोला है कि इंसीजन कहाँ लगाना है, पोस्टीरियर वॉल पे लगाना होता है स्टमक के, तो वो वहाँ पे क्या करता है, ओपन इनटू द सिस्टल कैविटी, तो वो वहाँ पे सीधा कहाँ ओपन होते हैं, सिस्ट कैविटी पे ओपन हो जाता है, ठीक है। द कंटेंट आर ड्रेन, कंटेंट को ड्रेन करो, ओपनिंग इज एनलार्ज, ओपनिंग को एनलार्ज करो, कट एंड ऑफ द स्टमक इन द पोस्टीरियर वॉल इज सूचर टू कट एज ऑफ द सिस्ट वॉल। देखिए अगर वो कनेक्ट हो रखा है किसके साथ, स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसके पोस्टीरियर वॉल जो है ना स्टमक पे, वहां पे आप क्या लगाते हैं, इंसीजन लगाते हैं, और सिस्ट कैविटी आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। मतलब कि वहां पे पोस्टीरियर स्टमक के पास जो है ना उस साइड लगाना होता है।
तो कंटेंट को आप ड्रेन व्रेन करेंगे, सारा निकालेंगे, ओपनिंग को एनलार्ज करेंगे और उसके बाद बोल दिया कट एंड जो आपने स्टमक में लगाया है उसको पोस्टीरियर वॉल पे जो भी लगा हुआ है उसको हम सूचर कर देंगे, क्योंकि आपने इंसिजन लगाया अब उसको सूचर तो करना पड़ेगा ना। और टू कट एज बोल रखा है कि सूचर टू कहाँ पे, जहाँ सिस्ट वॉल बनी हुई थी उनके साथ ऐसे जोड़ के ना दोनों को सूचर कर दिया जाता है। यहाँ पे मेनली जो हमारा सिस्ट है वो किसके कनेक्ट में है, स्टमक के कनेक्ट में, इसलिए हमने सिस्टोगैस्ट्रोटोमी करी है। और सिस्टोडिनोस्टोमी के केस में सिस्ट को ड्रेन करा जाता है ड्यूडेनम में। और सिस्टोजिनोस्टोमी में इट इज डन इन लार्ज सिस्ट है, रिकरेंट है, उनमें करा जाता है जिसमें सिस्ट को ड्रेन करते हैं हम जेजेनम में। और डिस्टल पैनक्रिएक्टमी मतलब सिस्ट कन्फाइंड टू द टेल ऑफ द पैनक्रियास, जो सिस्ट है वो टेल पे है, पैनक्रियास की टेल पे देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कैसे करते हैं, टेल को ही रिमूव कर देते हैं एंड द सिस्ट को भी हम साथ में रिमूव कर देते हैं। मीन्स टेल पे है तो पेनक्रियास की टेल पूंछ कितने काम की होगी, इसलिए सोचो हम टेल को भी निकाल दे रहे हैं सिस्ट के साथ साथ। और सिस्ट जिनोम में क्या कर रहे हैं, लार्ज सिस्ट या रिकरेंट सिस्ट तब करता है जिसमें सिस्ट को ड्रेन करते हैं जिजनम में, सिस्टोड्यूडेनोस्टोमी में सिस्ट को ड्रेन करता है ड्यूडेनम में, और सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी में क्या करना होता है, पोस्टीरियर वॉल होती है ना स्टमक की, वहां पे इंसिजन लगाते हैं, सिस्ट कैविटी को ओपन करते हैं, सारा कंटेंट निकालेंगे एंड देन जो कटेड एंड होते हैं उनको हम सूचर कर देते हैं। ओके, तो आप इनमें से कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। तो जो हमारा सिस्ट ऑफ पेनक्रियास थे वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये 5 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, तो आपको जस्ट इसकी टाइप्स जो हमने बता रखे हैं कि हमने 2 माने हुए हैं ये लिखेंगे। सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट के बारे में आप बताएंगे, थोड़ा सा 1 डेफिनेशन देंगे, दैट्स इट। एंड ईटियोलॉजी बता देंगे, एक जो 2-3 ईटियोलॉजी, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो आप ईटियोलॉजी साइट बताएं, एक क्लिनिकल फीचर लिखे, 2-3 इन्वेस्टिगेशन, और मैनेजमेंट मेनली बोल रखा है नहीं करना होता लेकिन सर्जरी करनी है तो आप कोई भी 1 या 2 सर्जरी भी नाम भी लिख देंगे, दैट्स इट 5 मार्क्स के लिए। आप इतना भी कर देंगे काफी है। अब जो हम देखने वाले हैं ना, वो हम देखने वाले हैं ट्यूमर्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का ट्यूमर, क्योंकि जो हमारा एनसीएसएम सिलेबस है उसमें एक पॉइंट ये भी दे रखा है डिजीज ऑफ पेनक्रियास के अंदर, तो हमने पेनक्रियास के ट्यूमर देखने हैं। ट्यूमर एज सच एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट अगर पूछ लिया जाए तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक रीडिंग हम दे देते हैं, ये नहीं आते हैं मोस्टली, 5 मार्क्स में ही आएंगे अगर आ भी गए, कभी वैसे आते नहीं है। ठीक है, और अगर बड़े मार्क्स में 15 मार्क्स में देखने को मिलता है तो इसके साथ कुछ और भी आपसे पूछा जाएगा, खाली ट्यूमर्स डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली। तो क्या बोल रखा है, ट्यूमर्स ऑफ द पेनक्रियाज आर यूजुअली मैलिग्नेंट, और उसको 2 स्टेज में बांट दिया। यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर की बात ही नहीं करी इन्होंने, क्या कहा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पेनक्रियास के ट्यूमर होते हैं ना वो मोस्टली मैलिग्नेंट ही होते हैं। तो हम मैलिग्नेंट के अंदर उसको हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, 2 ग्रुप्स बांट दिए, हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स कौन कौन से इन्होंने बांटे, कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास और नियोप्लाज्मा ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियास। ठीक है, तो हमने कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास देखना है पहले एंड देन हम नियोप्लाज्मा ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियास देखेंगे। कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास देखते हैं हम, इसमें क्या बोल रखा है, द प्रिंसिपल रिस्क फैक्टर बीइंग इंक्रीजिंग एज एंड सिगरेट स्मोकिंग दैट डबल द रिस्क ऑफ डेवलपिंग पेनक्रियाटिक कैंसर। तो क्या बोल रखा है, इंक्रीज इन एज, मतलब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, साथ में सिगरेट स्मोकिंग, ये क्या करती है, पेनक्रियास के रिस्क को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, डबल कर देती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, मतलब आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि आप कार्सिनोजन के एक्सपोजर में आते हैं, जैसे कि डीडीटी के उसमें आना, बेंजीडाइन के उसमें आना, तो ये दोनों ही क्या है, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो आप अगर इनके ऑक्यूपेशन मतलब इनके एक्सपोजर में आ रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, तो भी आपको कार्सिनोमा होने के चांसेस है पेनक्रियास के। तो यहाँ पे एक तरीके से इडियोलॉजी बता दी गई। ठीक है, अब चलते हैं क्लिनिकल फीचर पे। वेट लॉस, नोजिया, पेन, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, एनोरेक्सिया, प्लूराइटिस, तो ये हमें मोस्टली इधर देखने को मिलते हैं। वेट लॉस, नोजिया, ये सब तो मिलता है, पेन भी हो सकता है, कुछ दब रहा होगा तो जॉन्डिस मिल सकता है वहाँ, ये थोड़ा लिंक है, लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, यहाँ से बाइल डक्ट जारी होती है, दैट्स वाई हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर देखते हैं। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर में क्या बोल रखा है, लोकल स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड और हिमेटोजीनस स्प्रेड। तो लोकल स्प्रेड में क्या बोला है, इन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ड्यूडेनम, पोर्टल वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, रेटोपेरिटोनियम, ये सारी चीजें होती है ना पेनक्रियास के आसपास। तो स्प्रेड इज मोर इन कार्सिनोमा, स्प्रेड इज मोर इन कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास देन पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो हेड पे अगर हो रखा है ना, पेनक्रियास के हेड पे कार्सिनोमा है तो ज्यादा चांसेस होता है स्प्रेड होने के। ठीक है, ये बता रखा है। आगे देखिए लिम्फेटिक स्प्रेड, वहां पे कुछ हमारी लिम्फ नोड्स तो होंगी, तो उन लिम्फ नोड्स के थ्रू भी ये स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, पेरीहिपैटिक नोड्स जो होते हैं वो अराउंड ड्यूडेनम देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड सीबीडी, सब पाइलोरिक एंड सीलियक नोड्स भी मिलते हैं।
तो ये क्या करते हैं, स्प्रेड करवा सकते हैं ट्यूमर को, ये बता रखा है। और हिमेटोजेनस मतलब ब्लड के थ्रू, तो बोल रखा है टू लीवर कॉमनली, सबसे कॉमन यही है कि वहां से पोर्टल वेन जारी होती है, तो वहां से सब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन लेकर जाती है ना, पोर्टल वेन को देती है फिर ब्लड। तो वही बता रखा है कि लीवर में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के। ठीक है। और बोल रखा है कि ओकेजनली टू लंग्स, एड्रिनल ग्लैंड, ब्रेन, बोन, यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, कि लीवर तो जाएगा जाएगा, साथ में लंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एड्रिनल्स को भी इंक्लूड कर सकता है, ब्रेन को भी और बोन को भी, मतलब कि यहाँ यहाँ पे भी कार्सिनोमा कल को डेवलप हो सकता है अगर एक जगह हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, ऑब्वियस है, आप ब्लड टेस्ट तो कराएंगे ही, एलएफटी करा लेंगे, यूएसजी, सीटी, एमआरआई, ये तो कराएंगे करेंगे। और ईआरसीपी भी आप करा के देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा ना कि किस साइड है या कौन सा क्या, और उसको निकाल के आप बाद में बायोप्सी के लिए दे सकते हैं ना। पेनक्रियाटिक जूस की सिस्टोलॉजी कर सकते हैं, तो इसलिए वो भी कराएंगे। और बैरियम स्टडी भी आपको बता देगी कि ड्यूडेनल सी लूप जो भी है वो आप देख सकते हैं। देखिए, बैरियम स्टडी शो वाइडेन ड्यूडेनल सी लूप। बैरियम स्टडी में आपको दिखेगा कि ड्यूडेनल जो सी लूप है वो क्या हो रखा है, वाइडन हो रखा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रखा है, कैंसर हो रखा है, तो उसने वाइड कर दिया वो एरिया, चौड़ा हो ही जाएगा ना। जैसे जैसे अब आपका हाथ है, अपने हाथ पे आप मुक्का रखते हैं, आपका मुक्का जितना छोटा उसमें फिट हो जाएगा आपके हाथ पे, वही मुक्का बड़ा, धीरे धीरे आपका हाथ खुलता जाएगा। सिमिलरली रिवर्स थ्री साइन इज सीन इन कार्सिनोमा ऑफ पेरिएम्पुलरी रीजन। ये आप रहने दीजिए, बस आप ये लिख दे कि पैड साइन और सी लूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ट्यूमर मार्कर स्टडी भी आप देख सकते हैं कि CA19 और 9 कार्बोहाइड्रेट एंटीजन जो है एक यहाँ पे ट्यूमर मेकर है, हम बोल सकते हैं। और CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन इज ऑल्सो ऑफन डन इन सस्पेक्टेड सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा। सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा के केस में आप CEA देखेंगे। ठीक है, ये करा जाता है। और ट्यूमर मार्कर्स में हम CA19 to 9 देखते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है, जो कि एक ट्यूमर मार्कर है। तो रूटीन ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, USG और CT स्कैन, MRI, ये सब आपने कराया। बेरियम स्टडी में आपको जो ड्यूडेनल का लूप है वो आपको कैसा मिलता है, वाइडेन मिलता है। पैड साइन कह सकते हैं आप इसे। ERCP आप करा रहे हैं, साथ में पेनक्रेटिक जूस जो आएगा उससे आप क्या करेंगे, उसको बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं, ब्रश बायोप्सी यहाँ पे कराई जा सकती है। और ट्यूमर में मार्कर स्टडी करी जाएगी, क्योंकि कैंसर्स में मेनली ट्यूमर मार्कर स्टडी करी ही जाती है। तो अब आपने देख लिया कि ठीक है कैंसर है, अब उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में इन्होंने बोला है सर्जरी। इफ इमेजिंग शो दैट ट्यूमर इज पोटेंशियली रीसेक्टेबल, आपको दिख रहा है इमेज जो भी आपने कराई, USG CT जो भी कराया, आपको उसमें दिखा कि भाई ये इजीली कट के अलग करा जा सकता है ट्यूमर, तो पेशेंट शुड बी कंसीडर फॉर सर्जिकल रिसेक्शनिंग। तो सर्जिकल रिसेक्शन कर दिया जाता है उस पेशेंट में, उसको बोलना है कि करवा लो भाई। पेनक्रियाटिक हेड और पेरी एम्पुलरी लेजेंस आर बेस्ट अप्रोच विद पेनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी। देखो, पेनक्रियाटिक के हेड में या पेरी एम्पुला, मतलब कि जो एम्पुला वाला रीजन है वहां पे अगर लेजन्स हैं या वहां पे आपको कैंसर देखने को मिल रहा है, तो उसको अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या करें, पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक सॉरी पेनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी, मतलब पेनक्रियाज और ड्यूडेनम का बोल रखा है कि हम रिमूवल करेंगे उस एरिया का जो भी है। तो इसको विपल्स प्रोसीजर कहते हैं। वाइल बॉडी और टेल लीजन, अगर बॉडी पे और टेल पे है तो क्या बोल रखा है, आर ट्रीटेड विद डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर है थोड़ा बॉडी से, साइड में जा रहा है ना, लिटल साइड, तो डिस्टल पेनक्रिएक्टमी, पेनक्रिएक्टमी करनी होती है, पेनक्रियाज का रिमूवल बता रखा है। दैट इज यूजली इंक्लूड आ स्प्लीनेक्टमी, जिसमें कई बार स्प्लीनेक्टमी को भी हमें साथ में निकालना पड़ेगा ना, स्प्लीन को भी आपको दोनों करना पड़ेगा, स्प्लीन भी निकालना पड़ेगा, पेनक्रियाज को भी निकालना पड़ेगा, ये बता रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस केस में कौन सी सर्जरी करनी है। यहाँ पे हमने विपल्स प्रोसीजर बोला था पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी के केस में, तो उसमें होता क्या है, दिस प्रोसीजर इज डन बाय रिमूविंग द ट्यूमर विद हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियास। इस केस में आपको रिमूविंग करना है ट्यूमर की, मतलब ट्यूमर को निकाल देना है, साथ में हेड और नेक को भी निकाल दो पेनक्रियास के। और सी लूप ऑफ ड्यूडेनम जो है, जो कनेक्शन में है ना साथ में पार्ट, उन उन चीजों को भी साथ में इन्होंने क्या करा है, निकाल दिया है। जैसे पार्ट ऑफ डिस्टल स्टमक, पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल जेजुनम, लोअर एंड ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, पेरी पेनक्रियाटिक और पेरिकोलिडोकल, पैराड्यूडेनल, पेरीहिपेटिक नोड्स, ये जो भी आसपास की चीजें इन सबको निकाल दो। और उसी को ही हमने क्या बोल रखा है, विपल्स ऑपरेशन या फिर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी।
मतलब कि जहाँ पे आपको हमने क्या बोला, हेड के पास है ना, अगर हेड के पास हो रहा है, अगर आपको पेनक्रियास के हेड के पास अगर आपको क्या मिल रहा है, कार्सिनोमा मिल रहा है, लेजन देखने को मिल रहा है, देन आप ये करते हैं जिसमें आसपास की चीजों को भी क्या कर दिया जाता है, साथ में निकाल दिया जाता है। वहाँ की नोट्स कह लो, वहाँ पे जो भी ऑर्गन साथ में जुड़े हुए हैं उनको कह लो, उनका वो पार्ट निकालना है, पूरा पेनक्रियाज नहीं निकाल देना। जहां जहां इंक्लूड है वो पार्ट इनको हम हटा देते हैं। ये विपल ऑपरेशन है, बहुत ईजी है। बाकी बोल रखा है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी आप चलाएंगे। रेडियोथेरेपी से ट्यूमर का साइज रिड्यूस होता है, और कीमोथेरेपी में इन्होंने क्या बोल रखा है, आप 5-फ्लूरोयूरेसिल याद कर लीजिए, आप बहुत जगह आप लिख सकते हैं। और आईवी में जेमसिटाबिन, ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दो याद करके रख लीजिए, ये आपको चलानी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज देख लिया, ये तो छोटा था। बट आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, नियोप्लाज्म ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियाज, इसके अंदर फर्दर टाइप्स है थोड़े से, तो हम वो देखेंगे। न्यूप्लाज्म ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियाज आर फॉलोइंग, क्या दे रखा है इसमें, पहला दे रखा है इंसुलिनोमा, आगे दे रखा है गैस्ट्रिनोमा, उसके आगे दे रखा है ग्लूकागोनोमा, उसके आगे वाइपोमा एंड सोमेटोस्टेटिनोमा, दैट्स इट। 5 टाइप्स के हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आपको अगर नेम्स याद हैं तो पहले तो आप नेम्स याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको आता है, आप नेम्स मेंशन करते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि आपको नेम्स पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इनके फीचर्स, एक फिर इन्वेस्टिगेशन एंड देन मैनेजमेंट साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिनोमा। इसमें क्या बोला है, इंसुलिनोमास आर कॉमनेस्ट एंडोक्राइन पैनक्रियाटिक ट्यूमर, ये सबसे कॉमनेस्ट है, ठीक है, मोस्टली ये देखने को मिलता है, ऐसा बोला हुआ है। जो कि बीटा सेल्स जो होते हैं ना पेनक्रियाज में, वहां से अराइज होते हैं, ऐसा बता रखा है। इंसुलिन हाइपर सिक्रीशन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, बोला गया है जब इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाता है तो ग्लाइसेमिया जो है वो कम हो जाता है, मतलब सॉरी हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दैट इज मैनिफेस्टेड बाय, जो कि हमें दिखने को मिलता है, मतलब कि वो चीज हमें ना किन फीचर्स के रूप में देखने को मिलता है, स्वेटिंग के फॉर्म में, हंगर की फॉर्म में, वीकनेस की फॉर्म में, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हेडेक, ब्लरी विजन, confusion, personality change, amnesia, psychosis, peripheral distal neuropathy, palpitations, diaphoresis, डायफोरेसिस, ट्रेमर, सीजर, कोमा। मतलब बोल रखा है जब इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा तो हमें उसके फीचर्स जो है किस फॉर्म में दिखेंगे, इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि आपको भूख लगेगी, स्वेटिंग होगी, और वीकनेस मिलेगी, एंजाइटी होगी, कंफ्यूजन रहा करेगी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आप इरिटेट होंगे, विजन आपका ब्लरी हो जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। सीजर्स, कोमा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट ईट फ्रीक्वेंट मील्स विद हाई शुगर कंटेंट, पेशेंट क्या करता है, अब ऑब्वियस हमारी बॉडी में जिस चीज की कमी होती है ना, हमें वही चीज खाने का मन करता है। तो पेशेंट ना फ्रीक्वेंट मील्स पे आ जाएगा, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में खाएगा, और कौन कैसी चीजें खाएगा जिसमें हाई शुगर हो, ठीक है, और वेट को गेन कर लेता है, ठीक है, टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स। जो उसको हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के चक्कर में वो हाई शुगर वाला कंटेंट फ्रीक्वेंट मील्स में के रूप में लेने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको वेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपको इसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगा, तो बोला जा रहा है डायग्नोसिस को कंफर्म करना जाता है ड्यूरिंग अ मॉनिटर 72 आवर्स फास्टिंग, उसे 72 आवर्स के लिए ना फास्टिंग पे रखा जाता है, एंड देन डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब ऑब्वियस है शुगर लेवल कम हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल चेक कर लो, इंसुलिन रेडियो इम्यून एसिड टेस्ट कर लो, एमआरआई कर लो, ट्यूमर को लोकलाइज करने के लिए यूएसजी करवा के देख लो, एंडोस्कोपी की यूएसजी भी करा सकते हैं, ये बोला है। अब मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, अब पता चल गया इन्वेस्टिगेशन में इंसुलिनोमा है, तो उस केस में आपको उस ट्यूमर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज करने के लिए आप डिस्टल पैनक्रिएक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लीन, टेल एंड बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज इज रिमूव एंड 90% आर क्यूरेबल। डिस्टल पैनक्रेक्टमी मतलब हेड वाला पोर्शन छोड़ के आप टेल है, बॉडी जो है, स्प्लीन है, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है डिस्टल पैनक्रेक्टमी। यहाँ बता रखा है कि इंसुलिनोमा में आपको ये करना होता है। इंसुलिनोमा के अंदर ना आपको ना एक विपल्स ट्राइड भी देखने को मिलता है, विपल्स ऑपरेशन भी आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राइड्स भी आ रहा है। एक विपल्स ट्राइड्स में क्या बोल रहा है, आपको हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो कम होगा, कितना होगा, 40 to 50 mg पर डेसीलीटर, एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स फॉलोइंग द IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। और जब आप उसको क्या देते हैं,
ग्लूकोज देंगे, एडमिनिस्टर करवाएंगे, तो जो भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे उनमें रिलीफ मिलेगा। तो ये आपको सजेस्ट कर देगा इसको इंसुलिनोमा हो सकता है। तो हमने इंसुलिनोमा देख लिया। और इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है? पेनक्रियास के बीटा सेल्स, तो वहीं से ये अराइज हो रहा है। आगे चलते हैं। गैस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रिनोमा में क्या बोल रखा है? ये नॉन बीटा सेल से अराइज होता है, जो कि जी सेल्स या नाम दे रखा है, ठीक है, पेनक्रियास के, जो हाई लेवल पे गैस्ट्रिन को रिलीज करवाते हैं। ठीक है। इट इज कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ये कॉमनली देखने को मिलता है। कॉमन इन गैस्ट्रिनोमा ट्राइंगल बोल रखा है यहाँ पे ना, एक पैसेरो पैसेरोस ट्रायंगल देखने को मिलता है। वहां पे ये देखने को मिलता है, कौन? गैस्ट्रिनोमा। ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन, यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है मेनली, क्या बोल रखा है? गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग इंट्रैक्टेबल एब्डोमिनल पेन, सीवियर esophagitis, persistent diarrhea which occur as a result of small bowel mucosal injury, inactivation of lipase and precipitation of bile salts। ठीक है। क्या बोल रखा है? जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैस्ट्रिक एसिड्स है ना, उनकी हाइपर सिक्रेशन हो जा रही है, तो जिसकी वजह से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? कि आपको पेट में दर्द होता है, आपको इसोफेगाइटिस देखने को मिलेगा, आपको डायरिया मिलेगा परसिस्ट। ठीक है। और साथ में जो आपकी जो स्मॉल बाउल है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे जो म्यूकोजल इंजरी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। जो ये आपका परसिस्टेंट डायरिया है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि आपकी स्मॉल बाउल म्यूकोजल इंजरी हो रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर में इंजरी हुई, जिसकी वजह से आपको डायरिया मिला। ठीक है। और साथ में क्यों हो सकता है? या फिर लाइपेज का इनएक्टिवेशन हो सकता है, इस वजह से भी आपको डायरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है। मतलब ये सिम्टम साथ में इस वजह से भी आ रहे हैं। ठीक है। और आपको बाइल सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होता हुआ मिलेगा, ये एक कारण है डायरिया का होने का, और इसोफेगाइटिस और कैरो एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है मेनली? क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं म्यूकोजल में भी इंजरी देखने को मिल सकती है, और लाइपेज का इनएक्टिवेशन हो जाता है एसिडिक माहौल में, ये भी एक कारण है, और बाइल सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। थर्स व्हेन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड, तो सिम्टम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। गैस्ट्रिन का लेवल देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्या है? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन कम कर देनी है, आपका गैस्ट्रिनोमा के जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? आप फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल आपको मेजर करना होता है। ठीक है। रिक्वायरिंग गैस्ट्रिक सर्जरी फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज बोल रखा है कि ये आपको फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल यहाँ पे चेक करना होता है गैस्ट्रिक सर्जरी करने से पहले। ठीक है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में करते हैं उसमें, तो गैस्ट्रिन का लेवल क्या बता रखा है? मोर देन 1000 pg per milliliter in a patient with a gastric pH less than 2 is diagnostic। बोल रखा है अगर गैस्ट्रिन लेवल कितना है, मोर देन 1000 बता रखा है, और पीएच लेस देन 2 है, तो हम बोलेंगे कि ये डायग्नोस्टिक फीचर हो सकता है, या डायग्नोज करने का तरीका है गैस्ट्रिनोमा को, हम गैस्ट्रिनोमा है ऐसा देख लेंगे। बाकी आपने जो यूएसजी ये सारी चीजें कराई पता लगाने के लिए ट्यूमर है या नहीं है, एमआरआई कराया साइज का लोकेशन देखने के लिए, ठीक है, ये आप टेस्ट जो भी आपने यहाँ इंसुलिनोमा में कराया वो भी आप यहाँ करा सकते हैं, और मैनेजमेंट भी सेम ही है कि आप ट्यूमर को रिमूव करोगे, और डिस्टल पैनक्रेक्टमी आप कर सकते हो कि अगर उस साइड स्प्लीन टेल इन्वॉल्व है, तो आप इस पोर्शन को पहले रिमूव कर देंगे और आपके और हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली इन्वेस्टिगेशन और जो मैनेजमेंट है वो जो हमने ऊपर पढ़ी इंसुलिनोमा वाली ही चलानी है। ठीक है। तो हमने गैस्ट्रिनोमा देख लिया। आगे चलते हैं ग्लूकागोनोमा। ठीक है। ग्लूकागोनोमाज अराइज फ्रॉम पैनक्रियाटिक अल्फा सेल, ये अल्फा सेल से हो रहा है। सबसे इंसुलिनोमा बीटा सेल, उसके बाद हमने जो देखा, क्या देखा? गैस्ट्रिनोमा, वो जी सेल से हो रहा था। अब ग्लूकागोनोमा अल्फा सेल्स से अराइज हो रहा है, ऐसा बोला है। दे आर मोर कॉमनली लोकेटेड इन द बॉडी और द टेल ऑफ द ग्लैंड, ये ग्लैंड की टेल पे और बॉडी पे मोस्टली लोकेटेड होते हैं। तो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद लार्ज लेजन्स एंड मेटास्टैटिक डिजीज के साथ पेशेंट आता है, फीमेल्स में मिलता है ज्यादातर। इट अटेन लार्ज साइज, 5 से 10 सेंटीमीटर तक का साइज अटेन कर लेता है। सिम्टम में माइल्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी, मतलब थोड़ी सी भी आप ग्लूकोज नहीं ले सकते और इंटॉलरेंस हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। एंड इन ओवर हाफ ऑफ द केसेस, ज्यादातर हाफ केसेस बता रखे हैं उसमें, नेक्रोलाइटिक माइग्रेटरी अरिथमा विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैशेज, मीन्स आपको स्किन रैशेज देखने को मिलते हैं, ये बता रखा है। ठीक है। पेशेंट डेवलप फ्रीक्वेंट डीप वेन थ्रोम्बोस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेट लॉस, अनीमिया, स्टोमेटाइटिस, डायबिटीज और साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मीन्स इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकागोन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। ग्लूकागोन बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। इंसुलिनोमा में क्या हो रहा था? कम हो रही थी, यहाँ पे शुगर बढ़ रही है। शुगर बढ़ रही है तो हम माइल्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मतलब हो सकता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस किसी को हो सकता है। ठीक है। और स्किन रैशेज हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस,
फ्रीक्वेंटली डेवलप होती रहती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिल सकता है, वेट लॉस, अनीमिया, अब कहते हैं ग्लूकोज बढ़ रहा है, ब्लड में शुगर बढ़ रही है तो डायबिटीज भी हो सकती है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा गया है। तो आप इसमें सीरम ग्लूकागोन का लेवल चेक कर लो, अगर वो 500 से 1000 pg/ml के बीच में मिल रहा है तो वो डायग्नोस्टिक है, हम चेक कर सकते हैं। और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो हमने ऊपर करी वो सारी भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, करेक्शन ऑफ अनीमिया। अब आपको अनीमिया हो रखा है, वो उसको करेक्ट करना होगा। प्रोटीन अमीनो डेफिशिएंसी जो भी आपको है तो आप उसे बाय माउथ इंटरनल या पैराएंट्रल न्यूट्रिशन के थ्रू आप उसको क्या करेंगे, भरेंगे। मतलब जो डेफिशिएंसी हो रखी है आप उसको क्योर करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए आप इटर्नल और पेरेंटल रूट से न्यूट्रिशन देंगे। IV हम देते हैं अमीनो एसिड इन्फ्यूजन टू कंट्रोल न्यूरोलाइटिक डर्मेटाइटिस। न्यूरोलाइटिक डर्मेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए हम IV चढ़ाते हैं अमीनो एसिड इन्फ्यूजन, मतलब IV अमीनो एसिड चढ़ाएंगे। और DVT जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसको भी प्रिवेंट करेंगे। तो इस केस में भी डिस्टल पेनक्रिएक्टमी जो हमने सबसे ऊपर करी इंसुलिनोमा में वो यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे विपल्स और टोटल पेनक्रिएक्टमी इज नीडेड, यहाँ पे आपको टोटल पेनक्रिएक्टमी भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, और डाकार्बाजाइन इज स्पेशली इफेक्टिव इन ग्लूकागोनोमा। बोल रखा है ग्लूकागोनोमा के केस में आपको दा कार्बाजाइन देनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वही है कि आप IV चला दीजिए। ठीक है, और प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशन के थ्रू से सही करिए, अनीमिया का करेक्शन करिए, वही सब है। तो यहाँ पे हमने ग्लूकागोनोमा भी देख लिया, ये बहुत इजी है ट्यूमर, सबसे इजी ट्यूमर है ये। आगे आगे देखते हैं वाइपोमा। देखिए VIP, एज अ नेम सजेस्ट, VIP वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रेटिंग ट्यूमर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या बोल रखा है, विपोमास। ठीक है, कॉज वाटरी डायरिया, यहाँ पे आपको वाटरी डायरिया, हाइपोकैलेमिया ये सब देखने को मिलता है। और साथ में क्या मिलता है आपको, एक्लोहाइड्रिया। ये इस ट्राइड का नाम क्या है, WDHA सिंड्रोम। W और D से है वाटरी डायरिया, और H से हाइपोकैलेमिया, और A से एक्लोराइड ए, एक्लोहाइड्रिया। जैसे A लगा दिया और क्लोर लिखा है, एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, तो ये मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में क्या बोल रखा है, द डायरिया इज क्रॉनिक अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल मैनेजमेंट। आप मेडिकल मैनेजमेंट भी करेंगे तब भी वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको क्या हो रहा होगा, डायरिया देखने को मिलेगा, लाइक 6 to 8 लीटर पर डे। ठीक है, और आपको डिस्पाइट फास्टिंग, ऐसे मतलब भूख से मर रहे हो ऐसा देखने को, मतलब आप फास्टिंग पे आ जाओगे ऐसा लगेगा, फास्टिंग पे रह रहे हो आप, ऐसे मिलेंगे, मतलब पेशेंट मिलते हैं। Patient experience dehydration, weight loss, metabolic acidosis due to excretion of NAK plus Cl minus and SCO3 negative एंड वाटर। बोल रखा है कि यहाँ पे ना पेशेंट को डिहाइड्रेशन, अब इतनी बार कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, वेट लॉस में जा रहा है, और साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, पेशेंट बार बार डायरिया कर रहा है, डायरिया उसके स्टूल पास हो रहा है, तो ये सब तो होएगा ही ना, डिहाइड्रेशन वेट लॉस तो मिलेगा ही। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मिल रहा है, साथ में उसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स पानी ये सब भी तो रिलीज हो रहा है ना, उसमें निकलता जा रहा है, तो इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कंडीशन हमारी जनरेट हो जाती है। VIP ऑल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिन एसिड आउटपुट, गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट को भी ये इनहिबिट कर देती है। बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करती है, मतलब बोन्स जो है गलने लग जाती हैं, मतलब गलना इज रिजॉर्ब रीअब्सॉर्ब होने लग जाती हैं। ग्लाइको ग्लाइकोजनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस होना। ठीक है, और वेसोडाइलेशन ये सब होता है, विच कैन कॉज, जो कल को हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और फ्लशिंग करने का काम करता है। तो बता रखा है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जो ये वाइपोमा है ना, ये क्या कर रहा है, वाटरी डायरिया कर रहा है, हाइपोकैलेमिया कर रहा है, एक क्लोरोहाइड्रिया कर रहा है। साथ में यहाँ बता रखा है ये गैस्ट्रिक एसिड के आउटपुट को भी इनहिबिट कर रहा है, और बोन्स की रिजॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है। ठीक है, और वेसोडाइलेशन भी कर रहा है साथ में, जिसकी वजह से आपको हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, और फ्लशिंग भी देखने को मिल सकती है, और क्लोरहाइड्रिया भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बता रखा है। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन वेट लॉस पर्सन आएगा ही उस कंप्लेन के साथ, क्योंकि यहाँ पे वाटरी डायरिया वो इतना कम से कम डेली का वो 6 से 8 लीटर जो है वो पास ऑन कर रहा है, तो उसमें डिहाइड्रेशन वेट लॉस ये सब तो मिलेगा ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये सब मिलेगा। ठीक है, तो हमने वाइपोमा जो है वो क्या बोल रखा है, मेनली वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है, VIP। ठीक है,
आगे देखते हैं सीरम वीआईपी। हम यहाँ पे सीरम वीआईपी लेवल देखते हैं, जो कि मोर देन अगर 75 to 150 पीजी पर एमएल है तो वो डायग्नोस्टिक है, ऐसा कहा गया है। और इंसुलिनोमा में जो हमने ट्रीटमेंट करा डिस्टल पेनक्रेक्टमी, वो यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो सेम ही है मोस्टली। ठीक है। और बोल रखा है सोमैटोस्टैटिनोमा आगे हमें दे रखा है। इट में अराइज इन द पेनक्रियाज, एम्पुला, ड्यूडेनम, जिजेनम, सिस्टिक डक्ट और रेक्टम। बोल रखा है ये कहाँ से अराइज होता है, पेनक्रियाज से अराइज हो सकता है, एम्पुला से, ड्यूडेनम से, जिजेनम से, सिस्टिक डक्ट से, रेक्टम से, यहाँ से अराइज हो सकता है, ये बता दिया। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो सोमेटोस्टेटिन आल्सो इनहिबिट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन। जो हमारा सोमेटोस्टेटिन है ना, वो हमारी इंटेस्टाइनल के एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर रहा है, और हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। गॉल ब्लैडर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी उसको भी रोक दे रहा है। तो ये इनहिबिट का कार्य ज्यादा कर रहा है ना, इनहिबिट वाला काम कर रहा है। पेशेंट कैन प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ मैनर्स। पेशेंट बहुत तरीके के आएंगे, कोई डायबिटीज के साथ, कोई गोल्ड स्टोन्स के साथ, कोई डायरिया विद स्टिएटोरोया। ठीक है, और साथ में हाइपोक्लोराइड क्लोरहाइड्रिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में बोल रखा है सोमैटोस्टैटिनोमा आर यूजुअली लोकेटेड इन पेनक्रियाटिक हेड, और मोस्टली कहाँ पे लोकेट होता है, पेनक्रियास के हेड में। और बहुत बड़ा एक सिंगल लेजन ये देखने को मिलता है। ठीक है, मोर देन 5 सेंटीमीटर होता है। और बता रखा है वैसे ये 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इसकी रेंज जो है साइज की वो बता रखी है। और ये लोकल ग्रोथ कैन कोज सिम्टम फ्रॉम लोकल ग्रोथ और मेटास्टेसिस इन 70% केसेस। और 70% केसेस में लोकल ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगी, और मेटास्टेसिस भी ये कर सकता है, ऐसा बोल रखा है। तो ये फैलने वाला है एक तरीके से, मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला भी है। हेड पे मेनली देखने को मिल रहा है, इनहिबिट कर रहा है कई सारी चीजों को। वो आप देखेंगे कि ये मेनली क्या कर रहा है, हमारा डायबिटीज, गोल्ड स्टोन, डायरिया, स्टेटस, ये सारी कंडीशन ला रहा है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शंस, इन सबको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, और अराइज कहीं से भी हो सकता है, पेनक्रियाज, एम्पुला, डिडेनम, जिजेनम, सिस्टिक डक्ट, रेक्टम, कहीं से भी आ सकता है। और साथ ही साथ ये ग्रोथ हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, इनकी प्रोडक्शन को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो आपको इसका इन्वेस्टिगेशन अगर करना है ना, तो आप फास्टिंग सोमेटोस्टेटिन लेवल देख लीजिए, मोर देन 160 पीजी एम पर एमएल मिल रहा है। और साथ में पेनक्रेटिक और डिडेनम मास के लिए डायग्नोस्टिक यूएसजी सिटी ये सब करा लीजिए। अगर वहाँ पे आपको लार्ज लेजन ये सब देखने को मिल रहा है, तो आपको सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिनोमा है, ये कंडीशन कंफर्म हो जाएगी। और इसमें भी आपको इंसुलिनोमा की तरह ही ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली इंसुलिनोमा वाला ही ट्रीटमेंट आपको देना है। मैंने यहाँ पे सेम एज इंसुलिनोमा लिखा है, बट एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे। पहले आप ऐसा करिएगा, सारे का इन्वेस्टिगेशन और कहता है जो है, सॉरी, आप एक साथ फीचर्स एक साथ लिख दीजिए, देन इन्वेस्टिगेशन में आप सबके पॉइंट्स लिखिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा डालेंगे इन्वेस्टिगेशन में हेडिंग, और उसके आगे क्या कराना है वो लिख दीजिए। ठीक है, और गैस्ट्रिनोमा के आगे हेडिंग डाल के जो कराना है वो लिख दीजिए। ऐसा आप लिख देंगे इन्वेस्टिगेशन, एंड देन लास्ट में आप मैनेजमेंट डालेंगे, एक ही हेडिंग डाल के मैनेजमेंट आप लिखेंगे। तो आप पहले ना इंसुलिनोमा वाली मैनेजमेंट लिख डालेंगे, मोस्टली वो सब में होनी है, दैट्स वाई वो आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, और जो अलग है, जैसे कि ग्लूकागोनोमा में अलग दे रखी है थोड़ी सी, ठीक है ना, तो ये वाली के लिए आप स्पेशली ग्लूकानोमा की मैनेजमेंट हेडिंग डाल के आप ये वाली लिख सकते हैं। बाकी सब में तो इंसुलिनोमा वाली चल ही रही है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है डिजीज ऑफ पेनक्रियाज, हमने यहाँ कवर कर लिया डिजीज ऑफ पेनक्रियाज, जितने भी डिजीज थी इस टॉपिक में एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने कर लिया है। ट्यूमर ऐसा बहुत रेयर है जो पूछा जाए, बट भी फिर भी हमने जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू जो है ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज का वो भी ले लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे उनके भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। और अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टा का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच।